Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome all of you to KP Physics Classes। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है जहां पे हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आइए, ठीक है, लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। फिजिकल डेफिनेशन है ये। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कल पढ़ा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस। ये फिजिकल स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एक सरफेस है, इससे मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई सरफेस हम कंसीडर किए तो उस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, वही हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल जैसे देखे थे हायर रीजन लोअर रीजन वाला, मतलब डेंस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, रेयर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कम था। सेम यूनिट एरिया कंसीडर किए थे। तो जहां पे ये वाला केस आपको याद है, याद होगा, ठीक है। तो सेम एरिया कंसीडर किए थे कि नहीं? तो उस एरिया पे यहाँ एक लाइन था, यहाँ पे कितना था? दो, वहां पे शायद तीन दिखाए थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेम एरिया से ज्यादा पास कर रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है। तो यहाँ का फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ का फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। इसको मैथमेटिकली हमको देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं मैथमेटिकली। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई एक सरफेस हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए आप। ये सरफेस हो गया, उसमें भी हम क्या करें, मतलब ये पूरा एक एरिया हो गया जिसमें सब एक छोटा सा सरफेस ले लीजिए। मान लीजिए ये है आपका डीएस। कौन सा सरफेस है ये? डीएस सरफेस है, ठीक है। अब इसमें से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से कुछ क्रॉस कर रहा होगा फील्ड लाइन, तो जिसका वेक्टर क्या है? ई वेक्टर। यहाँ पे इस डीएस एरिया से गुजर रहा है, डीएस एरिया को क्रॉस कर रहा होगा। अच्छा, डीएस एरिया है, जैसे ये तुम्हारा क्या है? आपका क्या है? ये प्लेन है। तो इस प्लेन का एरिया है ये रेक्टेंगल जो एरिया होता है। अगर इसको वेक्टर टर्म में देखें तो किधर होगा ये वेक्टर? तो इसके परपेंडिकुलर आएगा वो वेक्टर। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन का अपना एरिया है, तो इसका एरिया है, ये एरिया है, एरिया। लेकिन हम वेक्टर के फॉर्म में पूछे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो तो या तो इस प्लेन के अंदर होगा या तो इस प्लेन के बाहर होगा। ये अंदर का मतलब है और ये बाहर का मतलब है, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर लिखेंगे। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये जो डीएस सरफेस है इसका अपना सरफेस एरिया वेक्टर होगा। तो वेक्टर होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये डीएस वेक्टर है। अब क्या है कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा। डीएस वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू डीएस है सरफेस, जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। डीएस वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इस डीएस सरफेस के। बात समझ में आ रही है? वहां से समझिए। अगर हम फ्लक्स का डेफिनेशन के हिसाब से चले, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो इस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं वो यहाँ से आपको पता चल रहा है। बाकी हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लक्स को। अभी छोटा सा सरफेस है तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई जो होगा उसको हम लिखेंगे ई वेक्टर, ये ई वेक्टर और डॉट में डीएस वेक्टर। ध्यान से समझिएगा। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डीएस वेक्टर क्या है? सरफेस एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर। तो ये भी वेक्टर वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है। अगर हम पूरे एरिया के लिए देखें, इस पूरे एरिया के लिए देखें तो क्या करेंगे? इस पूरे एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। या उसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन कर देते हैं डी फाई का, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई को हम लोग देंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू दिस
सरफेस फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू कितना देखने को मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक, ये आपका बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इंटीग्रेट इजीली ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसलिए लगाए क्योंकि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे, ई वेक्टर बाहर ds वेक्टर का पूरा एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी ई वेक्टर बोल रहे हैं, फाई फ्लक्स 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 फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, अच्छा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। एस क्या है, समझ में आ रहा है ना, एस वो एरिया है जिसके थ्रू फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एस वो सरफेस एरिया है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एस वेक्टर क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई? ठीक है, और ये किसके लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए अगर यूनिफॉर्म हो जाए तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, और कॉस थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे कि एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लग रहा है आपको, सिंपल है एकदम। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और ds वेक्टर है सरफेस एरिया है, एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यही आपको देखने को बार बार मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे केसेस देखने वाले हैं। केस किस तरह के केस देखने वाले हैं, तो जैसे थीटा मेरा कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू 1, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का वैल्यू 0, किसी थीटा पे हो तो es cos थीटा, किस फॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। बाकी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं e ds cos थीटा, बस वो e को बाहर नहीं निकालेंगे अगर वो नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल देंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर हुआ, चले आगे। ठीक है, चलिए केस देखते हैं। क्या है पहला केस, पहला केस दिया हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सरफेस के नॉर्मल है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। अच्छा ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट हम लिखवाएंगे, ये सरफेस कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी क्या है, ओपन है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओपन सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जैसे सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर है एस वेक्टर, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन अभी हम लगा देंगे, फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस, ठीक है, फॉर ओपन सरफेस, ध्यान से देखिएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना उधर ही एस वेक्टर ले लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे ओपन सरफेस है, ये सरफेस ओपन है, तो इसका एस वेक्टर इधर भी हो सकता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एस वेक्टर हो सकता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ओपन सरफेस के लिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही एस वेक्टर भी ले लीजिएगा, उधर ही एरिया वेक्टर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में आप क्या ले लीजिए, एस वेक्टर। क्लियर हुआ? या उसी के साथ एक्यूट एंगल बनना चाहिए, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब ये क्या है कि परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो एस वेक्टर इधर ही रहेगा, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये वाला आप सरफेस वेक्टर कंसीडर नहीं करिएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एस वेक्टर। लेकिन अगर क्लोज सरफेस रहे तो क्लोज सरफेस में एस वेक्टर हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ, जैसे कि स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर। अब इसमें हम एस वेक्टर लिखेंगे, तो एस वेक्टर जनरली डीएस वेक्टर ही लिखना ज्यादा सही रहता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए,
ये ds वेक्टर हो गया, ये भी क्या हो गया, ds वेक्टर हो गया। फिर बाद में सबको ऐड करेंगे तो निकल जाएगा, वो आगे देखेंगे। जैसे हम स्फेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पे ds वेक्टर लिए, ये मेरा क्या है, ds वेक्टर, तो इसका वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ds वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे भी देख रहे हैं तो ds वेक्टर किधर होगा, बाहर। यहाँ आपको नहीं देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, क्या है। ds वेक्टर हमेशा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। किस केस में, क्लोज सरफेस में। किस केस में, क्लोज सरफेस में, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, ये है फॉर क्लोज सरफेस। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओपन सरफेस में सरफेस एरिया वेक्टर दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस में हमेशा बाहर की तरफ ही सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सा सरफेस है ds, ओपन ही है ये ds वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर ऑलरेडी ds है, नॉर्मल है। तो अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा होगा आपका, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल किसके साथ है, ये नॉर्मल है, यही n कैप है, यहीं पे क्या है, n कैप है, नॉर्मल इसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नॉर्मल चाहे ds वेक्टर कितना एंगल बन रहा है, थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। अब जैसा कि फाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, E डॉट ds वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे E ds cos, क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, तो E ds cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अब मेरा E क्या है, E इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है सब, तो E कांस्टेंट होगा, तो E को रख लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ds, सारे ds 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 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E s, s मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस थ्रू विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes। ठीक है, तो E s। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? तो पीछे हम लिखवा दिए थे फॉर यूनिफॉर्म es cos थीटा, डायरेक्ट भी पुट करते तो फाई बराबर क्या आ जाता है, es। क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, समझिए, यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उस सरफेस को, तो पूरा का पूरा पार होके जा रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? तो पार होके जाएगा तो वो फ्लक्स में आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स देखने को मिला होगा। मान लीजिए कुछ एंगल पे जा रहा होगा, तो एंगल पे जा रहा होगा तो कुछ ही कंपोनेंट उसका क्या होगा, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होगा, बाकी तो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो वो उसको क्या करेगा, टेंजेंशियल होगा, पैरेलल टेंजेंशियल होगा तो वो उसको क्या करेगा, कभी क्रॉस कर पाएगा क्या, नहीं, छू के निकलेगा। तो जब क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स में काउंट होगा नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट छू के निकलेगा, जो कंपोनेंट इस सरफेस के अलॉन्ग होगा, या ऐसे बोलेंगे सरफेस एरिया वेक्टर के या नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके वजह से कोई भी फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा, जो कि केस नंबर 2 है। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल ऑफ द सरफेस, ग्रेजिंग, समझ रहे ना, टच करते हुए निकल जा रहा है, देन एंगल मेड बाय E विथ नॉर्मल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका सरफेस है, एक ds वेक्टर ले रहे हैं, ये ds वेक्टर है, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ds वेक्टर नॉर्मल की तरफ है। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब हम अगर पाई लिखेंगे तो E डॉट ds क्या लिखेंगे, E ds cos 90 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी भी कर रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कांस्टेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आने वाला है इस केस में, 0 आने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो अब हम बेसिक वाला समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर के या नॉर्मल के कुछ एंगल थीटा पे है, ध्यान से देखिएगा, कुछ एंगल थीटा पे है, तो E वेक्टर का कंपोनेंट ds के अलॉन्ग कितना होगा, तो E वेक्टर का कंपोनेंट ds के अलॉन्ग, इसको तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये ds वेक्टर है, तो E वेक्टर का कंपोनेंट ds के अलॉन्ग हो जाएगा E cos थीटा, और परपेंडिकुलर में हो जाएगा
ई साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, जो अलोंग द एरिया वेक्टर है ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम फ्लक्स डायरेक्ट लिखते थे, क्या लिखते थे अगर इसके हिसाब से, तो ई कॉस थीटा और डीएस के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे इसको डीएस लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दोनों के बीच, तो यही आंसर आया ना, ई डीएस कॉस थीटा। बस ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, तो क्या हो जाएगा अगर ई यूनिफॉर्म है तो ई कॉस थीटा और डीएस अंदर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे डीएस का एस, तो ई एस कॉस थीटा। क्लियर हुआ, बात समझ में आया? क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया वेक्टर के साथ जो उसके अलॉन्ग है, वही क्या बता रहा होगा, फ्लक्स बता रहा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे, तीसरा केस देखते हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है, कर्व सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्व सरफेस है। अभी तक सरफेस हम कैसा देख रहे थे, कर्व सरफेस, जैसा कि दिखाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कर्व सरफेस में क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर सरफेस, जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, जो कि प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बनाइए कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कैसा है, सर्कुलर, ये सर्कुलर है, जिसका रेडियस क्या है, तो जिसका रेडियस है आर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यूनिफॉर्म हम दिखा दे रहे हैं जैसे कि ऐसे है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम सिंपल फ्लक्स चाहते हैं। अच्छा, ये कर्व सरफेस ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है ये। तो यहाँ पे डीएस वेक्टर आपको किधर लग रहा है, ये आपको लग रहा है ना पीछे की तरफ, या इधर, इधर ही दिखा दे रहे हैं, ये आपका डीएस वेक्टर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम छोटा सा डीएस ले लें एलिमेंट, तो डीएस वेक्टर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, ई डॉट डीएस, देखिएगा ध्यान से, ई डॉट डीएस। अच्छा, ई और डीएस के बीच में इस बार एंगल कितना है, ई और डीएस के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1, ई डीएस। अच्छा, ई को क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बाहर, अंदर में क्या बच जाएगा, डीएस। अच्छा, डीएस को छोटा छोटा जोड़ेंगे, सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे, तो सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फाई कितना निकल के आया, फ्लक्स थ्रू circular surface of radius r which is placed in uniform electric field which is equal to e pi r square। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? ठीक है, ये आगे चलते हैं। लिखा a hemispherical surface is placed in uniform electric field। तो चलिए आते हैं, हेमिस्फेरिकल सरफेस को रख रहे हैं, जैसे ये है ना उसी तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बाहर वाला हम इसको वो नहीं किए, सिर्फ हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब बाहर की तरफ, जैसे एक बॉल ले लीजिए, खोखला बॉल, उसको काट दीजिए, तो सरफेस खाली बाहर से दिख रहा होगा, ये वाला नहीं है, ये खाली सरफेस दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं, हम दिखा देते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे सर, ई वेक्टर। ठीक है, ये ई वेक्टर है सारे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाला सरफेस से ई वेक्टर इधर है, ई वेक्टर डायरेक्ट है, और यहाँ पे भी ई वेक्टर है, देखिएगा ध्यान से। डीएस वेक्टर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डीएस वेक्टर ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ये है डीएस वेक्टर। यहाँ पे ई और डीएस के बीच में कुछ एंगल है, अब यहाँ डीएस सेम है। ठीक है, यहाँ पे डीएस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा एकदम, डीएस डीएस डीएस, हर जगह डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको फ्लक्स निकालना है, तो ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, तो हम क्या करेंगे, इस बार डीएस का कंपोनेंट ई की तरफ ले आएंगे, ला सकते हैं ना, उसको भी ला सकते हैं, डीएस कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो डीएस का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक क्या होगा, एक इसके अलोंग आएगा, एक इसके अलोंग आएगा, और एक इसके क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा एंगल है, तो यहां लिखेंगे डीएस कॉस थीटा, और यहां क्या लिखेंगे, डीएस साइन थीटा।
बात ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ ई वेक्टर और ds sin थीटा की वजह से फ्लक्स नहीं रहेगा, फ्लक्स किसकी वजह से रहेगा, ई और ds cos थीटा की वजह से। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर थीटा एंगल होगा, कोई भी एंगल हो सकता है, ये ds sin थीटा होगा और ये ds cos थीटा होगा, समझिएगा एकदम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ds cos थीटा है, सिर्फ उसकी वजह से ही फ्लक्स देखने को मिल रहा है, ds sin थीटा की वजह से फ्लक्स देखने को नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ई एस cos थीटा लिखते हैं ना, एस क्या होता है, पूरा एरिया। तो इस बार हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ds cos थीटा का, और ई और ds cos थीटा के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। अब ये है क्या, अगर ये आपको पता चल गया तो आप तुरंत इसका भी निकाल पाएंगे। बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये ई, ये एरिया ई वेक्टर डॉट दिस एरिया इनटू cos 0 डिग्री लिखते हैं ना, तो ये सारे एरिया को हम जोड़ रहे हैं, ये सारे ds cos थीटा ds cos थीटा ds cos थीटा को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा, जैसे ये जो आपका है ना सर्कुलर बेस जो है, एक्चुअल में वही है ds cos थीटा। कैसे समझेंगे, तो इसका दो कंपोनेंट टूट रहा है ना, एक क्या है ऊपर की तरफ, एक इधर है, तो इधर वाले सबको मिलाएंगे तो ये सारे पार्ट के ही तो कंपोनेंट रहेंगे वो, तो ये ds cos थीटा जो होगा वो प्रोजेक्शन है, वो क्या है, प्रोजेक्शनल एरिया। प्रोजेक्शन मतलब क्या, जैसे ये आपको सामने से क्या दिख रहा है, जैसे एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को आप सामने से अगर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको एंड पॉइंट उसके दिखने चाहिए, तो एंड पॉइंट आपको कैसा दिखेगा, पलट के देखिए तो कैसा दिखेगा, तो एक सर्कल दिखेगा ना। तो प्रोजेक्शन कैसा, बेस वाला, बेस प्रोजेक्शन एरिया, बेस प्रोजेक्शन एरिया, जहां से वो क्रॉस कर रहा है, तो कहां से क्रॉस कर रहा है, अगर ये r रेडियस का था तो इसी से क्रॉस कर रहा है, जो कि यहाँ पे कितना है, बेस प्रोजेक्शन एरिया, तो पाई r स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा E इंटू पाई r स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे भी। बात समझ में आया, नहीं आया, आना चाहिए, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, उसका भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेम है, बेस सेम है, रेडियस क्या है आर है, तो कैसा भी शेप हो, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अंदर से निकल रहा होगा वो, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि फ्लक्स कितना आएगा इस सरफेस के थ्रू, तो इस फ्लक्स आएगा इस सरफेस के थ्रू, वापस से आपको इसका जो बेस प्रोजेक्शन एरिया दिखे, तो क्या दिख रहा है, सर्कुलर ही, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई पाई आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से, ठीक है। प्रोजेक्शनल एरिया ही से सिर्फ फ्लक्स देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ds sin थीटा वाले की वजह से फ्लक्स 0 आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो ds cos थीटा है वो 0 डिग्री एंगल बनाता है, जो कि बेस प्रोजेक्शन एरिया है, इसलिए पाई इज इक्वल टू e into पाई r स्क्वायर। तो शेप कैसा भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, उसका बेस प्रोजेक्शन एरिया देखिए और उसको आंसर में लगाइए एरिया वाइज, ठीक है। तो समझ में आया ना कि शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बेस का प्रोजेक्शन क्या है उस पर देखना पड़ेगा हमको, चाहे इसका भी आंसर वही आया, इसका भी वही आया, और इसका भी क्या आया, वही आया। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, चले आगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर केस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। अभी तक हम ओपन सरफेस ही देख रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्लोज्ड सरफेस करने वाले हैं, ठीक। अभी क्लोज सरफेस करेंगे, और जो अभी हम हेमिस्फीयर देखे उस हेमिस्फीयर को भी पूरा क्लोज कर देंगे, और उससे रिलेटेड पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए क्या बोल रहे हैं, क्लोज सरफेस, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो एक सरफेस है, तो सरफेस कैसा होगा, सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस।
सरफेस कैसा है? स्फेरिकल सरफेस। सॉरी, क्या हो गया? कर आइए, सरफेस कैसा लेना है हमको? स्फेरिकल सरफेस। ध्यान से देखिएगा, ये क्यू चार्ज है, सेंटर पे नहीं है क्या? ये क्यू चार्ज है क्यू चार्ज है। अब हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से स्फेरिकल है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई वेक्टर, और डीएस वेक्टर भी किधर होगा? यही होगा ना। ये डीएस है, ये डीएस एरिया एलिमेंट है, तो इसका भी डीएस वेक्टर किधर होगा? इसी डायरेक्शन। ठीक है। उसी तरह किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, ये क्या है मेरा? ई वेक्टर, और इधर ही क्या होगा? डीएस वेक्टर। अरे पॉइंट चार्ज की मदद से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस डायरेक्शन अलग है। लेकिन ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर हमको फ्लक्स देखना है, क्या देखना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स हम लिखते हैं ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिएगा, ई मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल कितना है? हर जगह 0 डिग्री। ई डॉट डीएस, ई डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री, ई डीएस के बीच का 0 डिग्री एंगल। तो सारे फ्लक्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो कर दिए इंटीग्रेशन। अब ई क्या है? तो अगर ई का मैग्नीट्यूड देखें तो कांस्टेंट है सब में, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। क्यू चेंज कर नहीं रहा, आर चेंज कर नहीं रहा, नहीं कर रहा है, तो ई को रख दे बाहर। cos 0 का वैल्यू 1, अंदर बच जाएगा डीएस। अच्छा, ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, डीएस क्या है? तो सारे डीएस 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 को जोड़ेंगे तो डीएस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ। वहां पे यही चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, एनी। ठीक है, which is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the net charge, the net charge inside that closed surface। बात समझ में आ रहा है? अभी सुने तो ठीक है, नहीं तो गॉस थ्योरम में हम वापस से पढ़ाएंगे, वहां पे यही देखेंगे phi is equal to q by epsilon naught। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? फॉर एनी क्लोज सरफेस। जैसे कि यहाँ पे क्लोज सरफेस मेरा कैसा है? स्फीयर है। क्लोज सरफेस कैसा है? स्फीयर। अच्छा, Q से यहाँ जितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, देखिएगा ध्यान से, Q से जितने भी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, क्या यहाँ पे हम दूसरा सरफेस बना दें ऐसा कुछ? क्या उससे भी उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे? निकलेंगे ना। चाहे किसी भी तरह का क्लोज सरफेस हो, अगर उसके अंदर Q चार्ज रखा है या जो भी चार्ज रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजरेगा उतना ही उससे भी गुजरेगा। मतलब जितना फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू है उतना ही इसके भी थ्रू होगा। बात समझिए क्या कह रहे हैं हम? बात समझिए, हम बोल रहे हैं कि ये स्फीयर है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर सिमिलर अगर ये क्लोज सरफेस है, आड़ा तिरछा जैसा बना पाया क्लोज सरफेस, अगर इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कहीं पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका भी फ्लक्स क्या आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने यहां से निकल रहे हैं उतने यहां से भी निकलेंगे, बस क्रॉस करने चाहिए सरफेस को। तो सरफेस को क्रॉस करके निकल रहे हैं, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम दिखा दे रहे हैं।
ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकलना उतना ही है, चाहे जैसे भी निकालिए। ठीक है, हो गया, बात समझ में आया। तो एक अभी हम हेमिस्फेयर का बात किए थे, तो उसको हम देख लेते हैं, स्लाइड में होगा नहीं, चलिए उसको हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये आपका हेमिस्फेयर, इस बार ये क्लोज्ड है पूरा, पिछला बार ओपन था, ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, हेमिस्फेयर जो है वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, कैसा है? क्लोज्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, अब अंदर का डॉटेड से दिखा दिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो ऊपर से सरफेस एरिया और एक बेस का भी है, तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक इसको 1 मान लीजिए और इसको क्या मान ले, 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, और डीएस वेक्टर भी किधर आ जाएगा? डीएस कॉस थीटा वेक्टर किधर आएगा? ऊपर की तरफ ही आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आने वाला है 1 वाले में ई डॉट डीएस कॉस थीटा, अरे यही है ना, तो हम बोल दिए थे ना डायरेक्ट इसको कि ई बाहर कर दो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? डीएस कॉस थीटा। ये प्रोजेक्शन एरिया था, प्रोजेक्शन एरिया था, इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ई भी उधर है और डीएस कॉस थीटा भी उधर है, तो 0 डिग्री है। तो डीएस कॉस थीटा का क्या है? प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया कितना है स्फीयर, हेमिस्फीयर का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 1 का वैल्यू क्या आया? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हम नीचे वाले पे बात कर रहे हैं, दूसरे वाले पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, लेकिन ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ इस बार डीएस वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जब हम फाई लिखेंगे तो ई डॉट डीएस वेक्टर, जो इसको तोड़ेंगे, ई डीएस कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का माइनस होता है और ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बच जाएगा। ध्यान से, -1 बाहर, ई बाहर, कांस्टेंट है, डीएस, अब डीएस कौन सा है? तो ये वाला एरिया है। ठीक है, सर्कुलर एरिया है, तो सर्कुलर एरिया का क्या है? पाई आर स्क्वायर। यहां समझ में आया ना कि ई डॉट डी एस कॉस थीटा है, जब इसको तोड़िएगा तो इनके बीच का एंगल कॉस 0 डिग्री है, तो ये ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, ये जो भी है इसको प्रोजेक्शन मान लीजिए, और ई और एस का वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो वो प्लस में आएगा, ई ऊपर है, एस वेक्टर नीचे है तो माइनस में आएगा। अच्छा, जितना फाई 1 है उतना ही फाई 2 है, तो टोटल फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, आसानी से जोड़ सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 क्या है? ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और फाई 2 क्या है? माइनस ई पाई आर स्क्वायर, कैंसल, विच इज इक्वल टू 0। तो टोटल फ्लक्स क्या आया? 0 आया। क्या समझे? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, यहां चार्ज अंदर रखा था, तो सिर्फ लाइन एक बार निकला और क्रॉस किया, एक बार सरफेस को, लाइन जो निकला वो क्रॉस किया सरफेस को एक बार, सिर्फ बाहर की तरफ गया। समझ में आ रहा है? सिर्फ बाहर की तरफ गया है, निकला है सिर्फ सरफेस से। ठीक है, ये सारे केसेस में सरफेस से सिर्फ निकला है। ठीक है, एक ही बार क्रॉस किया है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ लाइंस एंट्री किए उतने ही नंबर ऑफ लाइंस एग्जिट भी कर गए। तो जितने प्लस में एंटर हुए उतने ही माइनस में निकल गए। तो ओवरऑल क्या हो गया, या जितने एंटर किए नेगेटिव में, जितने उतने ही प्लस में निकल गए। तो ओवरऑल क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइंस 0 हो गया ना सरफेस पे, जितना एंटर किया उतना निकल भी गया, मतलब पूरे क्लोज सरफेस से बात कर रहे हैं। तो क्लोज सरफेस से जितना एंटर किया अंदर चल के उतना ही बाहर निकल गया, तो नेट क्या हो गया? फ्लक्स 0 आ गया, जो कि यहाँ देखने को भी मिल रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने ही एंटर किए उतने ही अगर निकल भी जाए क्लोज सरफेस में, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया?
ठीक है, चले आगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, करते हैं। फिर कल हम देखेंगे जो आज का केस 4 देखें, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको कल हम थ्योरम के बेसिस पे पढ़ेंगे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी 2-3 सवाल है, उन्हें अच्छे से देख लेते हैं। पूरा पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। A point charge q is placed at the corner of a square of side A, then find the flux through the square. इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करना चाहिए इस सरफेस को, लेकिन क्या कभी कर पाएगा क्या? तो Q की वजह से ऐसे निकलेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इससे एक भी क्रॉस नहीं करेगा, इससे टच करके भले निकल जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके पीछे चला जाएगा, इसी के पीछे से उधर ही, क्रॉस करके पीछे नहीं जाएगा। तो कहीं पे भी इसको ये क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएस वेक्टर जो आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक है। अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जिसका केस 2 पढ़े थे, परपेंडिकुलर एरिया है, तो ई डॉट डीएस का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर हुआ? चाहे किसी भी साइज का रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फ्लक्स का वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको हम कल गॉस थ्योरम में भी यूज करेंगे, आज देख लेते हैं, ठीक है। वहां पे भी देखेंगे, एक तरीका इसका है और उससे भी देखेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q through the circular region of radius r if the charge is placed on the axis of ring at a distance x। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। एक रिंग है, रिंग का ये एक्सिस है, x दूरी पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो ये Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इस Q चार्ज की वजह से क्या आ रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि क्रॉस कर रहे होंगे, इसको कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? इसको क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे? क्रॉस कर रहे होंगे। बात ध्यान से देखिए, क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लग नहीं रहा होगा आपको, फील नहीं हो रहा, उसको हम दिखा देंगे अभी। यहाँ डॉटेड डॉटेड कर देते तो हो जाता, वो क्रॉस कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितना कितना फ्लक्स आएगा इस चार्ज रिंग पे? अगर ये पूरा स्फेयर रहता, ध्यान समझिए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन ये एक स्फेयर का पार्ट है। अगर इसको देखिए, आप ऐसे बना दीजिए, तो स्फेयर का एक पार्ट निकल के आया है। एक स्फेयर, एक बॉल ले लीजिए, तो बॉल के किनारे आप करके एक कॉर्ड वाइज उसको काट दीजिए, तो जो बॉल दिख रहा है ना, तो बॉल का ही आगे में स्फेयर वो सर्कुलर बेस दिख रहा होगा, और उसी के ऊपर आपका टोपी टाइप लगा हुआ, कैप टाइप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो चाहे कैप ले लीजिए, चाहे सिर्फ रिंग बोलिए, दोनों के लिए आंसर सेम ही आने वाला है। तो उसको हम कल उस तरीके से पढ़ेंगे, आज ये है। तो ये क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो कुछ तो इसके थ्रू फ्लक्स होगा। तो वो फ्लक्स कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो चलिए एलिमेंट लेते हैं कि इस एलिमेंट के थ्रू जितना जा रहा होगा, फिर हम पूरे सर्कुलर रिंग के थ्रू देख लेंगे। ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट भी रिंग ही है, कुछ अलग नहीं है, बस उस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल r। ध्यान से देखिएगा, ये एलिमेंट लिए, एलिमेंट का रिंग कितना है? रिंग का रेडियस कितना है? r। अब यही r 0 से लेके कैपिटल R तक चेंज कर रही है, यही स्मॉल r का वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक चेंज कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे बस फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। होता है कि नहीं होता है? अब जैसे इस Q की वजह से, इस Q की वजह से इस रिंग के थ्रू, ये जो एलिमेंटल रिंग है, इस Q की वजह से डी फाई लिख रहे हैं, एलिमेंटल रिंग बनाएंगे तो पूरा फ्लक्स हो जाएगा ना। तो अभी बस इस रिंग की वजह से, इसकी वजह से जो डी फाई है वो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। अच्छा Q है, और ये जो रिंग है, ये जो एलिमेंट है, इसका दूरी होगा कुछ, तो कितना दूरी है उसका? तो इसका दूरी हम आपको दिखा देते हैं, इसका दूरी कितना है। जैसे ये x है, ये r है,
तो ये दूरी कितना होगा, चलिए बना देते हैं। इसका दूरी कितना होगा, ये वाला है, ठीक है, ये दूरी है, कितना दूरी है ये है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो एलिमेंटल रिंग है उसका दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है कि नहीं, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा डीएस वेक्टर किधर है, तो डीएस वेक्टर ऐसे कुछ होगा, ध्यान से देखिए, डीएस वेक्टर ऐसे ही कुछ निकल रहा होगा ना इस एलिमेंटल रिंग का, अरे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ना, तो ये ई वेक्टर और ये डीएस वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा है कि नहीं, ध्यान समझिए, यही लाइन तो गया है और इस लाइन के पैरेलल ही तो डीएस वेक्टर है, तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई डीएस और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, एक एक करके सब लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इतना दूरी पे है, तो दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट अंडर है तो रूट का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डीएस कितना है, तो डीएस इस रिंग का, एलिमेंटल रिंग का डीएस, एलिमेंटल रिंग है वो, एलिमेंटल रिंग, उसी का सरफेस एरिया देखना है, ये है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये आर दूरी पे है और इसका थिकनेस कितना है, डी आर, थिकनेस कितना है इसका, डी आर। इसको तोड़िएगा, इसको अगर हमको लिखना है, इसका सरफेस एरिया लिखना है, तो इसको आप सीधा कर लीजिएगा, बता चुके हैं ये वाला केस हम शायद। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर और इसका थिकनेस कितना हो जाएगा डी आर, तो डीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। ये बात समझ में आई, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ये जो रिजल्ट आएगा वो याद भी करना है, बहुत काम का चीज है। एलिमेंटल रिंग डीएस जो कि कितना इसका आ रहा है एरिया 2 पाई आर डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, क्योंकि वजह से इस पॉइंट दूरी पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दूरी, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डीएस आया 2 पाई आर डी आर। अच्छा कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैरी क्या कर रहा है, स्मॉल आर जो कि 0 से लेके कैपिटल आर तक होगा, ठीक है। तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, जैसे k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो k को हम अगर लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, ऊपर में r d r। अच्छा x भी कांस्टेंट है तो x को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, r d r और नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक्स क्यू 2 पाई, तो 2 पाई से ये 2 बार में, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए डी फाई। अच्छा डी फाई यहाँ पे 0 से r लिख दिए ना, यहाँ पे फाई हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये चीज देख लीजिएगा, गलती नहीं करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एक बार, ठीक है। ये डी फाई था ना, ईडीएस ये था। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू रिंग, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कर देंगे, उसके बाद ये करना है, ये टोटल फ्लक्स है थ्रू दिस रिंग, तो यहाँ पे फाई हो गया वो, आइए फाई हो गया। अब देखिए q/2 एप्सिलॉन नॉट x है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से r डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बस इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आप फटाक से इसका सवाल कर लीजिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग पेज में कर लेते हैं, फिर इसका हम यूज कर लेंगे, 0 से r डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो आइए इंटीग्रेशन 0 से r डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, तो क्या करते हैं, पुट
सब्स्टिट्यूशन मेथड t इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 2r dr। सबको समझ में आ रहा है, x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू 2r dr, तो r dr चाहिए तो dt बाई 2 इज इक्वल टू r dr। यहाँ से 0 से r इंटीग्रेशन जो है उसकी जगह हम लिखेंगे dt, बाहर में 1 बाई 2, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे t, और t पर पावर हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, t पर पावर 3 बाई 2 है तो पावर में माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, माइनस 3 बाई 2 dt 0 से, अब क्या है 0 से है तो यहाँ पे अगर r का वैल्यू 0 रख देते हैं, ध्यान से r का वैल्यू 0 रख देते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर r का वैल्यू कैपिटल R तो t का वैल्यू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ है, t में चेंज हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, अब हम ये नहीं बताएंगे यहाँ पे बैठ के, ठीक है, इसके लिए बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, एक्स स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला आना चाहिए हमको, x पर पावर n, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइड में भी n प्लस 1, तो यहाँ पे t पर पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 तो माइनस 1 बाई 2, और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां, एक्स स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। यहां से अभी क्या होगा, यहां से मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो एक बार लिख लेते हैं, माइनस 1 बाई रूट टी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस, पहले क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर माइनस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, देखिए चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाई बराबर एक्स को अंदर ले जाएंगे तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ एक्स और नीचे हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको कल हम गॉस लॉ में वापस से देखने वाले हैं, तब तक के लिए आपको ये याद रखना है कि फाई जो है वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स कितना दूरी पे है, और डिवाइड में रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और अच्छे तरीके से हम एक बार और देखेंगे, अभी बस इतना समझिए, इस क्यू चार्ज की वजह से इस चार्ज रिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसकी वजह से जो फ्लक्स आया उसका वैल्यू है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई, चले आगे। ठीक, आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं। चलिए, अच्छा ये तो हो गया ना, एक और आइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 0.4 E नॉट I कैप प्लस 0.6 E नॉट J कैप विद E नॉट इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। Find the flux of this field through a rectangular surface of area parallel to YZ plane। तो पहले तो हम रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया दे दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, जिसको S बोल रहे हैं हम लोग, S से पढ़े ना, ठीक है, पैरेलल टू दी YZ प्लेन, जैसे ये Y है ये Z है, तो I कैप मतलब अगर हम S वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 0.2 I कैप मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, किस डायरेक्शन में, I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E वेक्टर इज इक्वल टू 0.4 E नॉट I कैप प्लस 0.6 E नॉट J कैप। ठीक है, तो हम यहां से बोल रहे हैं कि फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
तो ई वेक्टर क्या है 0.4 ई नॉट आई कैप प्लस 0.6 ई नॉट जे कैप, ठीक है। और डीएस वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो डीएस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, ई नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हियर ई क्या है, ई कांस्टेंट है, ई वेक्टर क्या है कांस्टेंट, ई नॉट का वैल्यू चेंज कर नहीं रहा, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ ई वेक्टर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख पाएंगे, यूनिफॉर्म है तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख देना। तो ई वेक्टर लिख लीजिए 0.4 ई नॉट आई कैप प्लस 0.6 ई नॉट जे कैप, और डॉट में क्या हो जाएगा, डॉट में क्या हो जाएगा, डॉट में एस वेक्टर 0.2 आई कैप। तो बस आई कैप डॉट आई कैप वाला ही होगा, जे वाला तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.4 ई नॉट इंटू 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 0.4 इंटू 0.2 तो 0.08 हो जाएगा, और साथ में कितना है 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो यहां से 10 बच जाएगा, 8 चौक 32 और ये 320, ठीक है, 40 8 320 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हुआ मेरा आंसर, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सवाल था एकदम। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, जहां मैंने क्या देखा, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा, उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो देखे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। कल हम क्या देखने वाले हैं, तो कल हमने जो केस 4 में फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस देखा, जिसका एक वैल्यू आया, वैल्यू क्या था फ्लक्स का, Q/ε0, तो उसके बारे में हम बढ़िया से कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर मिलते हैं।